वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। आप लोग का क्लास 9 का केमिस्ट्री का सप्ली पेपर रीटेक पेपर हो रहा है सितंबर 13 2025 को। ठीक है, ये मॉडल पेपर एक नया निकला है, थोड़ा सा चेंज है हमारे मार्च वाले मॉडल पेपर से। ये है ना, आज हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ये आपने लाजमी ज़रूर सॉल्व करना है। ये अगर आपने सॉल्व कर दिया तो समझें, और सही से सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं कि गलत सॉल्व कर लिया, सही से सॉल्व कर लिया, तो आपके पेपर में 80% 85% मार्क्स तो गारंटी आ रहे हैं अगर आपने ये पूरा पेपर सही से सॉल्व कर दिया। और आज हम ये पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं डिटेल में, सारे आंसर्स को पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो अब है ना ये शुरू करते हैं हम हमारा मॉडल पेपर, और साथ में हम है ना केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर भी निकालने वाले हैं, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जाके देख सकते हैं। गेस्ट पेपर भी ज़रूरी है, गेस्ट पेपर हम आप लोगों के लिए निकाल रहे हैं स्पेशली, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके और आपके अच्छे मार्क्स आ सकें, वो हमारे यूट्यूब चैनल से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ में अगर आपको ये वाला मॉडल पेपर और बाकी सारे जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनको मॉडल पेपर चाहिए, तो आप है ना हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आपको है ना हम ये सारे मॉडल पेपर्स वहाँ पे फ्री में भेज देंगे, ताकि आप खुद भी है ना इसको प्रिंट आउट निकाल के खुद भी एक दफ़ा सॉल्व कर सकें। हम भी सॉल्व कराएंगे पूरा इस लेक्चर में, लेकिन साथ में आप है ना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लें, आपको ये पूरा मॉडल पेपर फ्री में मिल जाएगा। ताकि अगर आपको है ना वेबसाइट से नहीं मिल रहा हो, कोई मसला नहीं, हमने है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके साथ भेजा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है सजेस्ट द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी ऐसी ब्रांच है, कौन सी फील्ड है, किस चीज़ के ऊपर बात होती है? और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम ऑप्शंस को देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द बिहेवियर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ये देखो, इनऑर्गेनिक, क्योंकि यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप इसको तो कट ही करेंगे, लिखेंगे रेड से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ है यार कि इनऑर्गेनिक है, और हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनिक। इसको इनऑर्गेनिक को पढ़ के आप डायरेक्टली कट आउट कर लें। फिर ऑप्शन बी, द स्टडी ऑफ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स एंड द रिएक्शन। यस, ये सही है। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, जिसमें आपके ना कार्बन के सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, एल्केन्स, एल्कीन, सब में कार्बन होता है, तो कार्बन वाली है, तो इसका आंसर बी है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है, बी। ठीक है, फिर आते हैं हम दूसरे एमसीक्यू में। दूसरे एमसीक्यू में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। तो देखें, अगर आपको याद है तो इसका आंसर है ना, अगर आपको याद है तो वो होगा डी, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन कैसे हुआ, सिंपल है। देखें, हम पीरियोडिक टेबल खोलेंगे, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल खोला हमने, और ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि जैसे ही आप है ना नीचे जाते हैं रोज से, मतलब अभी हमारे पास कौन सा ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे ही आप नीचे जाते हैं, ठीक है, मतलब आप फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन गए, क्या हो रहा है, प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, मतलब प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो शेल्स भी बढ़ रही हैं। जो पहला वाला है यहाँ पे हमारी जो पहली हाइड्रोजन, इसमें तो सिर्फ एक ही शेल है। दूसरे में आप जाएं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, इनके पास 2 शेल्स हैं। क्लोरीन में जाए 3 शेल्स, ब्रोमीन में जाए 4 शेल्स। क्योंकि शेल्स बढ़ रही हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से हमारे पास ऑप्शंस में ब्रोमीन आंसर है। क्यों? अगर आप कंपेयर करें, यहाँ पे पहला है फ्लोरीन, फ्लोरीन किधर है, ऊपर सबसे छोटा। फिर क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किधर है, फ्लोरीन के बराबर में, तो मसला नहीं, दोनों को इग्नोर कर लेते हैं। वो बचा क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन ऊपर है, ब्रोमीन नीचे है, ब्रोमीन क्योंकि ज्यादा नीचे है उसकी वजह से ब्रोमीन ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ब्रोमीन होगा। चाहते हैं हम अगले सवाल पे, आइडेंटिफाई द कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड हमें है ना ढूंढना है। अब कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं, ठीक है, इसमें से है ना हम देखेंगे आपके एक एक करके। सबसे पहला क्या है यहाँ पे, MgO। ठीक है, MgO क्या है, Mg आपका है ना क्या है, सेकंड ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप 2। और ऑक्सीजन कौन सा आपका, 6 ग्रुप में। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, आयोनिक गैस। ठीक है, क्योंकि ये आयोनिक बनाते, कोवलेंट नहीं। क्यों? क्योंकि ये 7 में और 6 में, आखिरी वाली। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनमें है ना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं होती, डोनेशन होती है, तो ये तो है ना आंसर। फिर आते हैं CaO। CaO और MgO ऑलमोस्ट सेम चीज हो गई यार। Ca भी आपका सेकेंड ग्रुप में, तो ये तो हट गया यहाँ से।
ठीक है, ये भी आयोनिक कंपाउंड हो गया। फिर H2O, H2O क्या है? H2O है आपका कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। 2 हाइड्रोजन क्या करते हैं, उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका एक है ना यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम आ गया, और है ना ये लोग शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये O होगा, ये H होगा यहाँ पे, ठीक है। ये शेयर कर रहे होते हैं आपके ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा क्लोरीन, सॉरी क्लोरीन कह रहा हूँ, उसके नीचे वाला जो है H2O, ठीक है। इसका आंसर H2O है। और ये KF क्या है? KF वापसी आपका आयोनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है, लेकिन अब हमने आंसर ढूंढ लिया H2O, ठीक है। ये जो बाकी सारे हैं ना यहाँ पे MgO, CaO, ये क्या है? ये है आपके आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आपको भी एमसीक्यूज के अंदर फुल मार्क्स लेने हैं, फुल बिल्कुल। तो जी ये एमसीक्यूज के हमने टेस्ट बनाए हुए हैं, हर चैप्टर के, हर बुक के। टोटल 150 प्लस टेस्ट है, 1000 प्लस एमसीक्यूज हैं, 1300 प्लस 1400 प्लस एमसीक्यूज हैं। जिसकी आप तैयारी करें तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपके एमसीक्यूज के अंदर फुल मार्क्स आने हैं। ये आप ले कैसे सकते हैं शीट को? हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल का, वहां पर आप ज्वाइन करेंगे, 1-2 दिन में आपको हर दूसरे दिन ये शीट की लिंक आ रही होगी। पेपर के अंदर एमसीक्यूज नहीं होते, बाकी पार्ट भी होता है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, राइटिंग वाला पार्ट। अगर आपको उसके अंदर भी टॉप करना है, उसके अंदर भी फुल मार्क्स चाहिए कि आपकी 95%, 94% का रिजल्ट बने, आप खाली वो करें, वही के वही सवाल रिपीट हो, तो ये हम हमारे बैच वाले बच्चों को देते हैं। ये वाले ग्रैंड टेस्ट, ये स्पेशल ग्रैंड टेस्ट है, जो कि हर टीचर की एक को बनाने में, एक चैप्टर को बनाने में 8-8 घंटे की मेहनत है एक टीचर की, जिसको कंस्ट्रक्ट करने में। तो ये बैच वाले बच्चों के लिए हैं हमारे, लेकिन आप फ्री वाले जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, ज्वाइन करें, और आप भी एमसीक्यूज के अंदर 90% से अबव मार्क्स ला सकते हैं। और हमारे बैच वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से 287 प्लस बच्चे 90% से अबव सिक्योर किया है, सिर्फ इन चीज़ों को फॉलो करके। हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल के जो ग्रैंड टेस्ट थे, और जो नोट्स हमने दिए थे उनको, हमारे प्रीमियम। अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे बोला हुआ है सजेस्ट द करेक्ट रिएजेंट्स, ठीक है। हमें रिएजेंट्स चाहिए किसके लिए? रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में। ये आपने पढ़े हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें पढ़े हुए हैं, ठीक है। रिएजेंट्स हमें किसके लिए चाहिए? रिडक्शन किसके लिए? अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स कौन से हैं? आपके वो वाले कार्बन वाले जिसमें है ना आपके ग्रुप 7 के वो अटैच हो, ठीक है, आपके ग्रुप 7 के एलिमेंट्स अटैच्ड हो, क्लोरीन ये सब। अब इसके लिए कौन से रिएजेंट सही होते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर है ना, डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट आंसर है ना, ये है ना रटने वाली चीज़ है, ये आपको याद होना चाहिए, वो है ZnNHCl, ठीक है। आंसर इसका होगा बी, जिंक और HCl, ठीक है। ये होंगे, क्यों होंगे? एक है ना ट्रिक, बस ये समझे, हैलाइड है ना, हैलाइड कौन से ग्रुप 7 वाले हैं। इसमें हैलाइड आपको कहीं दिख रहा है? नहीं। इसमें हैलाइड दिख रहा है? नहीं। इसमें दिख रहा है? नहीं। डस्ट है, मिट्टी है, मिट्टी कहाँ से आ गई? यहाँ पे देखिए HCl, Cl क्या है? हैलाइड है, इसकी वजह से, ठीक है। इसलिए ये एक ट्रिक है ना, आप यूज कर सकते हैं याद करने के लिए। तो इसका आंसर हो गया डी। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन द गिवन रिएक्शन इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है H2S, ठीक है। H2S दिया हुआ है और Cl2 दिया हुआ है। हो क्या रहा है? रिएक्शन हो रहा है जिससे क्या बन रही है? 2HCl, ठीक है, और प्लस S, ठीक है। अब हमें क्या देखना है? ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? ऑक्सीडेशन क्या होती है? हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन अगर आपका जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हम। ऑक्सीडेशन क्या होता है? आपने फॉइल पढ़ा होगा ना जैसे, तो वैसे ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज आप गेन कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे पॉजिटिव लिख लेते हैं। पॉजिटिव से हमें क्या देखना है यार? ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जिनका चार्ज बढ़ रहा है, कौन से ऐसे हैं जिनके है ना इलेक्ट्रॉन्स है ना खोए जा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे यार चार्जेस क्या है। तो यहाँ पे देखें H2S है, इसका जो 2 है ये S के ऊपर आ गया और वो क्या हो जाएगा? फिर माइनस हो जाएगा। S यहाँ पे क्योंकि 1 है, S का जो 1 है वो इधर आ जाएगा, और क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमारे H के ऊपर चार्ज क्या है? प्लस, और S की क्या चार्ज है? 2 माइनस।
फिर उसके बाद ये वाला जो हमारा Cl2 है, Cl2 का चार्ज क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि यार कोई एलिमेंट ही नहीं बनाया हुआ, अपने है ना एलिमेंटल स्टेट पे है, कंपाउंड नहीं बनाया हुआ। क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट पे है, कंपाउंड नहीं है, तो उसकी वजह से है ना ये इसका चार्ज 0 होगा। फिर यहाँ पे आते हैं 2HCl, तो यहाँ पे H के ऊपर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है और Cl के ऊपर माइनस लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे चला गया और एक यहाँ पे CO में चला गया। ठीक है, तो ये हो गया। और S क्या है? S हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो देखिए ऑक्सीडाइज में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। H तो हमारा सेम है, देखिए H का चार्ज पहले प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। इसका मतलब है भाई हाइड्रोजन ने है ना कोई इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं गेन किए, तो H तो हमें ना हम हटा देते हैं ऑप्शन से। ठीक है, H तो हमारा आंसर है ये। फिर उसके बाद आया Cl। Cl में क्या है यार, Cl में चार्ज उसका पहले 0 था, फिर माइनस हो गया। अब चार्ज उसका कम हुआ है, मतलब 0 से -1 क्या है। अब -1 कब होगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तभी वो -1 होगा। तो उसकी वजह से Cl तो आंसर है ही नहीं, क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना है यार, कौन इलेक्ट्रॉन्स खो रहा है, गेन नहीं कर रहा, किसको मिल रहे हैं। हमें देखना है कि इसके खोए जा रहे हैं। फिर आता है S में यार 2 माइनस था चार्ज और वो क्या हो गया, 0 पे हो गया। अब देखिए 2 माइनस चार्ज था, ठीक है, -2 पे है। ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास एक्स्ट्रा है। वो क्या करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना निकाल देता है। क्या कर लेता है, वो है ना दे देता है किसी और को, -2 यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए क्लोरीन को, तो उसकी वजह से ना क्लोरीन तो नेगेटिव हो गया, लेकिन ये है ना पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। समझे, एक इजी एग्जांपल देते हैं। अगर इसने 2 की जगह 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए होते, तो सॉरी लूज किए होते, 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए होते, तो ये ट्रू होता। क्यों? क्योंकि -2 था, 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चार्ज हमने निकाल लिए, तो 4 कम हो गए चार्जेस, तो 4 पॉजिटिव गेन कर रहा है। वैसे अगर 3 होते तो ये 1 हो जाता, क्योंकि 3 उसने खो लिए इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज है ना नेगेटिव वो कम हो रहा है, पॉजिटिव ज़्यादा हो रहे हैं, प्रोटॉन ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से इसका आंसर है ना हो गया हमारा C S। चाहिए, ये हमारा सही आंसर हो गया। SnCl2 वो तो ठीक, ये हमारा हो गया 5। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। Why is the proton number unique to each element and used to arrange elements in the periodic table? ये हमारा चैप्टर 4 से आता है, पीरियोडिक टेबल के ऊपर। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है, प्रोटॉन्स डिटरमिन द मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एक तो मास हो गया, नहीं खाली प्रोटॉन्स नहीं होते। फिर उसके बाद और अगर होते भी, ठीक है, मास जो हमारा होता है प्रोटॉन जो एलिमेंट का, ठीक है, वो कैसे आता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सबको मिला के, खाली प्रोटॉन तो नहीं है ना, तो उसकी वजह से ये तो गलत हो गया। और अगर सही भी होता, यहाँ पे देखें अरेंजमेंट के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे भाई कौन सी अरेंजमेंट हो रही, क्योंकि यहाँ पे कोई अरेंजमेंट हो भी नहीं रही, इसकी वजह से है ना इसको तो है ना हम साइड पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर उसके बाद ये वाला है हमारा, प्रोटॉन्स डिफाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और ये सही आंसर कैसे, क्योंकि आपका जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है वो कैसे आ रहा है, प्रोटॉन्स के नंबर्स की वजह से आ रहा है, और उसकी वजह से ना वो यूनिक होते हैं एंड उनको है ना अरेंज ऐसे नहीं किए जाते पीरियोडिक टेबल में, इसलिए इसका आंसर है ना बी। ठीक है, हम बाकी भी देख लेते हैं। प्रोटॉन्स डिक्टेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ये देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है, अगर आइसोटोप्स हुए तो प्रोटॉन्स तो नहीं बताते, और न्यूट्रॉन से तो कोई अरेंजमेंट रिलेटेड नहीं होती हमारी, इसलिए वो तो गलत हो गया। फिर ऑप्शन डी, प्रोटॉन्स इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, वो तो सही है, लेकिन इससे अरेंजमेंट से तो कोई ताल्लुकात नहीं है, तो इसलिए है ना ये गलत हो गया, आंसर हमारा बी हो गया। अब आते हैं हम 7वें MCQ पे। ठीक है, 7वें MCQ में क्या है कि प्रिडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम मास। हमें है ना अब मास कैलकुलेट करने हैं, किसकी मास है ना सेम है। तो अब मास कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, हमने देखा पहले ऑप्शन से हम ट्राई करते हैं, 1 मोल ऑफ N2O एंड 1 मोल ऑफ CO2। अच्छा, वैसे देखिए हर किसी के एक मोल है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल इसका क्या होगा, क्योंकि हर किसी के सेम नंबर ऑफ मोल्स है, तो सिंपल मास क्या होगा, सिंपल है, सिर्फ सम ऑफ देयर MRs होगा।
ठीक है, सम ऑफ एमआरस। एमआर कैसे कैलकुलेट करें, वो आपको है ना पीरियोडिक टेबल में दिया होता है। ठीक है, आपका जो N2O मॉलिक्यूल है, ठीक है, N2O में आपके पास 2 नाइट्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का। ठीक है, N का क्या होता है 14, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उसकी जगह 14, तो 2 टाइम्स 14 प्लस 1 टाइम्स ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है O, ठीक है, 10 नहीं है O। ऑक्सीजन का क्या है 16 MR। इसको सॉल्व करते हैं, 2 टाइम्स 14 क्या होता है 28, 1 टाइम्स 16 मतलब वही 16 हो गया, 16 प्लस 28 करके क्या आता है हमारे पास 44। तो इसका जो मास है वो समझे 44 ग्राम्स पर मोल है। फिर आते हैं हम CO2 पे। CO2 में यार हमारे पास अब क्या है, एक कार्बन का एटम हो गया और हमने क्या कर लिया उसके साथ ऐड कर लिया 2 MR किसके, ऑक्सीजन की। ठीक है, अब एक कार्बन का एटम, कार्बन हमारे पास कितने हैं, एक है, उसका MR क्या है 12, सो 1 टाइम्स 12 प्लस 2 किसके, ऑक्सीजन के, तो 2 टाइम्स 16 हमने पहले भी लिखा था। अब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा 12 प्लस 2 टाइम्स 16 क्या है 30, उसको ऐड करेंगे 44 आया आंसर। ये तो वही है जो हमने कैलकुलेट किया था। तो इन दोनों के मास सेम है 44 ग्राम पर मोल, तो इसलिए डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया ये ए। ठीक है, हमारा आंसर ए हो गया। एक और कैलकुलेशन आपको करके दिखा देते हैं। लेट्स से 1 मोल ऑफ H2O, ठीक है, H2 है, ठीक है, H2 की है ना एग्जाम्पल करते हैं। इसका क्या है 2 हाइड्रोजन के हैं एटम्स, एक हाइड्रोजन का MR क्या है 1, ठीक है, तो हमने क्या कर लिया 2 टाइम्स 1, तो इसका क्या मास हो गया 2 ग्राम पर मोल। फिर आ गया NH3 में क्या है हमारे पास एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो हम 3 हाइड्रोजन के MR और नाइट्रोजन का एक MR ऐड करेंगे। नाइट्रोजन का क्या है 14, सो 1 टाइम्स 14 प्लस हाइड्रोजन का वापसी 1 हो गया 3 टाइम्स 1। ठीक है, ये MR की वैल्यूज मैं कहाँ से ले रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल जो है ना हमारा, जो शुरू में हमने पढ़ा था, ये आपको आने चाहिए यहाँ पे। पीरियोडिक टेबल अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं, अच्छा इसमें MR नहीं लिखे हुए, इसमें MR लिखे हुए ना यहाँ पे, ये डेसिमल वैल्यूज को इग्नोर करें। नाइट्रोजन 14.007 है, 14 ले लें, ठीक है, कार्बन 12 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया, फ्लोरीन 18 हो गया, हाइड्रोजन का आ गया, हाइड्रोजन ये रहा 1 हो गया। ऐसे यूँ है ना, ये है ना कैलकुलेट हो रही है। सो अब ये 14 + 3 हो गया, MR ऐसे यूँ ले रही है, ये आपको याद होना चाहिए, और ये 17 हो गया। ठीक है, तो अब है ना यहाँ पे हमें पता है कि यार 2 और 17 सेम है। ठीक है, वैसे हमने पहले का कैलकुलेट कर लिया था, किस्मत हमारी लग गई कि दोनों के 44 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे इस साल की आखिरी बैच का आगाज़ होने जा रहा है, जो कि मार्च के अंदर और अप्रैल के अंदर जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं फेडरल बोर्ड के, ग्रेड 9 और 10 के, और उसके बाद जो क्लास 11 के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसकी तैयारी के लिए फ्रॉम ज़ीरो आपकी ये बैच स्टार्ट की जा रही है, जिसकी लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन है, उससे पहले आपको एनरोल करवाना होगा 28 सितंबर 2025 तक, ये लास्ट डेट है हमारी। अच्छा जी, इसकी फ़ी आपको पता है कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये पर महीना एक सब्जेक्ट, यानी 300 रुपये पर महीना सब्जेक्ट आप पे करें। आपके चैप्टर टेस्ट होंगे, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स होगी, मंथली टेस्ट लिए जाएंगे, होमवर्क दिया जाएगा। जो टॉपर बच्चे होते हैं हमारी एकेडमी के, जिनकी टॉप परसेंटेजेस आ रही होती है 505 मार्क्स, 499 मार्क्स एंड 509 मार्क्स, ये जो टॉप बच्चे होते हैं इनके नोट्स और साथ साथ ये सारी की सारी फैसिलिटी, टीचर सपोर्ट, कोई सवाल है, डाउट क्लासेस हो गई, और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के अंदर लिखा कैसे जाता है, बच्चों को तो लिखना ही नहीं आता, वो सारी सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में पर महीना एक सब्जेक्ट। तो अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं इस चीज़ की? ये आपके पास नंबर है, इस नंबर पे आप हमें क्या करें, मैसेज करें व्हाट्सएप पे, सर हमें आपकी बैच ज्वाइन करनी है, क्लास 9 की, क्लास 10 की, क्लास 11 की, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आप हमें पेमेंट का मेथड बता दें। ये सारी डिटेल्स, पेमेंट कहाँ पर भेजनी है, रिसिप्ट आपको शेयर करनी है, आगे क्या प्रोसेस है, छोटा सा कुछ नहीं करना, खाली ये मैसेज कर देना है, हमारी टीम आपको पूरा गाइड करेगी और बेस के अंदर ऐड करेगी। अटेम्प्ट करें, आप ग्रेड टेस्ट दें जहाँ से 80% पेपर मिलता है, गेस्ट पेपर, आपके एग्जाम के अंदर सारे मार्क्स। और मज़े की बात बताऊँ क्या है, अगर आपकी 83% से कम मार्क्स आते हैं तो आपको 100% फ़ी रिफंड कर दी जाएगी आखिर में जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमारी एक
लगी हुई है इतने सालों की मेहनत, जहाँ पर किसी बच्चे के मार्क्स कम आते ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास बेहतरीन दुनिया के टीचर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं साथ-साथ, जो कि बच्चों को पर्सनली गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंड यू कैन जॉइन दिस। और अगर नहीं आते आपके मार्क्स, हम आपको पूरा रिफंड देने के लिए तैयार हैं, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। अब हमारा जो एमसीक्यू नंबर 8 है, इसमें ये कह रहा है व्हाट इज द यूजुअल इफेक्ट ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करता है? देखिए, एक आपका जो है सराउंडिंग्स है, ठीक है, और एक है आपका सिस्टम, ठीक है। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो सिस्टम होता है वो रिलीज करता है हमारी सराउंडिंग्स में हीट रिलीज होती है, तो हमारी जो सराउंडिंग्स है उसमें गर्मी क्योंकि रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, तो वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर उसका बढ़ना चाहिए। एंडोथर्मिक में उल्टा होता है, सराउंडिंग से हीट ली जाती है तो तब है ना टेम्परेचर कम होते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर अब है ना यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है, ठीक है। सबसे पहला वाला क्या है आपका? टेम्परेचर डिक्रीजेस। अच्छा नहीं, टेम्परेचर डिक्रीज होता है एंडोथर्मिक, तो ये तो नहीं करने वाले। ऑप्शन नंबर बी क्या है? टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। नहीं, सेम तो नहीं होता, हमने एक्सोथर्मिक में पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ता है। फिर टेम्परेचर इंक्रीजेस, यस, ये हमारा सही जवाब है। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है क्योंकि एक्सोथर्मिक में सराउंडिंग्स को हीट की जाती है। यहाँ पे सराउंडिंग्स की बात की जा रही है, सिस्टम की नहीं की जा रही, और एंडोथर्मिक की बात नहीं हो रही, एक्सोथर्मिक की बात हो रही है। बाकी टेम्परेचर बिकम जीरो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपका टेम्परेचर बाहर का अगर कम हुआ तो सही है, लेकिन अगर बाहर का ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा मिलेगी, तो वो जीरो से ऊपर हो सकता है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन 8 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आते हैं नेक्स्ट वाले एमसीक्यू पे। क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स, Cl35 जो 75% अबंडेंस में, और Cl37 जिसकी 25% अबंडेंस है। अब हमें रिलेटिव एटॉमिक मास उसका कैलकुलेट करना है। AR कैलकुलेट करना बहुत MR कैलकुलेट करना बहुत आसान है। तो देखें, इसका हमने सिंपल फॉर्मूला पढ़ा था हमारे लेक्चर्स में, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है अगर आपको रिवाइज करना हो अपने एग्जाम के लिए। लेकिन देखिए, सिंपल क्या है कि आपके पास एक है आपका 35 एटॉमिक मास, ठीक है। वो कितना पड़ा हुआ है? 75% में, तो आप इसको 75% से मल्टीप्लाई कर दें। 75% का मतलब क्या होता है? 75/100, ठीक है। ये भी हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। फिर आप ऐड करते हो क्या? इतना जितना आपका 37 है। अब 37 हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? वो 25% में पड़ा हुआ है, तो हम इसको 25% से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 25% का मतलब 25/100, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 35 टाइम्स 75/100 प्लस 37 टाइम्स 25/100, तो इसका जब आप आंसर कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर आएगा, कैलकुलेटर में भी आप देख सकते हैं 35.5। ये हमारा फाइनल रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो हमने क्या किया कि अच्छा, यहाँ पे हमने पढ़ा Cl35 है और कितना 75% में, तो हमने 35 टाइम्स 75% लिख लिया। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा यहाँ पे 37 वाला है, वो कितना है 25% वाला, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे हमने 37 को मल्टीप्लाई कर दिया 25% से। ये करके हमने कैलकुलेशन की, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 35.5। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में 35.5 है, तो हमने इसको टिक कर दिया, हमारा फाइनल आंसर आ गया 35.5, ठीक है। तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, एमसीक्यू नंबर 9। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, एमसीक्यू नंबर 10 पे, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 10 में क्या करना है, तो देखें सिंपल है। ये कह रहा है कि कैटालिटिक जो कन्वर्टर्स हैं वो आपके व्हीकल्स में होते हैं, तो उनका पर्पस क्या होता है? What is the purpose of using catalytic converters in vehicles? ठीक है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स की यूज़ करते हैं। तो हमने एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो हार्मफुल जो आपकी गैसेस होती हैं उनको है ना ब्रेक डाउन करते हैं और सेफर गैसेस में कर लेते हैं, ताकि है ना हमारे पास एयर पोल्यूशन कम हो जाए, हमारे पास एसिड रेन्स कम हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं आपके कैटालिटिक कन्वर्टर्स, ठीक है। तो हमें एक अच्छी पॉइंट को ढूंढना है। तो देखें, पहला ऑप्शन क्या है? टू इंक्रीज फ्यूल कंजम्पशन। ये तो बिल्कुल ही गलत है। कैटालिटिक कन्वर्टर्स इसलिए डालते हैं ताकि हमारी गैसेस जो है वो हार्मफुल वाली कम हो जाए, तो ये तो ऑप्शन हमारा ए नहीं हो सकता। फिर दूसरा बी ऑप्शन है, टू रिड्यूस हार्मफुल गैसेज इन एग्जॉस्ट। यस, ये सही है, हमें हार्मफुल गैसेस कम करनी है, इसलिए इसका आंसर बी है। ये हमने पढ़ा था हमारे लेक्चर्स में। और आगे की भी ऑप्शन देख लेते हैं। टू मेक कार्स रन फास्टर, नहीं, उसके लिए बूस्टर होता है या इंजन बेटर करते हो, ट्रांसमिशन बेटर करते हो, तो ये गलत है। फिर टू ऐड मोर सल्फर डाइऑक्साइड टू द एयर, नहीं, हमें कम करना है सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसलिए ये आंसर नहीं है, ठीक है। हमें हार्मफुल गैसेस कम करनी है, इसलिए हम कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो गया डी।
एमसीक्यू नंबर 10 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो देखिए, विच कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू डैमेज मार्बल बिल्डिंग्स ड्यू टू द रिएक्शन विथ एसिड रेन। ठीक है, सो इसमें ये है कि हमने पढ़ा हुआ है कि एसिड रेन होती है, उसमें मार्बल की बिल्डिंग्स होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं या फिर करोड होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड का नाम हमने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, वो एसिड्स होते हैं, उसके साथ रिएक्ट करके बिल्डिंग्स हमारी खराब हो जाती हैं। सो हमारा जो आंसर है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है हमारे इंडस्ट्रियल वाले और एसिड रेन वाले एनवायरमेंटल वाले लेक्चर्स में, जिसकी प्लेलिस्ट हमारी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। तो अब है ना, ये जो कंपाउंड है ये हमारा आंसर है। तो अब देखते हैं, ये आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे आखिरी एमसीक्यू पे। सजेस्ट विच स्टेटमेंट अबाउट सॉल्युबिलिटी इज इनकरेक्ट। ठीक है, मतलब इसमें से तीन जो चीजें दी गई हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में, वो सही है, लेकिन एक चीज गलत कही गई है सॉल्युबिलिटी के बारे में। हमें वो वाली चीज को सिलेक्ट करना है जो गलत चीज है। तो हम है ना ऑप्शंस पढ़ते हैं यहाँ पे। इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। ये बात बिल्कुल सही कही गई है, तो इसको तो हम हटा देंगे, हमें गलत चीज को ढूंढना है। देखिए, सही चीज आंसर नहीं है इसमें। ठीक है, इट इज मेजर्ड इन ग्राम्स पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, ये भी सही चीज है, ये भी हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में। इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर एंड नेचर ऑफ द सॉलिड एंड सॉल्वेंट, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आखिरी है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नहीं, ये गलत है, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होता है, आपकी सॉल्युबिलिटी भी चेंज होती है। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है हमारा डी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये हमारी सही स्टेटमेंट थी सॉल्युबिलिटी के बारे में। इससे हमारा एमसीक्यू वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है मॉडल पेपर का। तो देखिए, मसला बताऊं कहाँ आता है। मसला इस जगह पर आता है कि जब हमारा जो स्टूडेंट है वो देने जाता है एग्जाम, तो उसे यही नहीं पता होता एग्जाम लिखते कैसे हैं एग्जाम के अंदर। अच्छा जी, उसका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, उसको चीज़ें आ रही होती है, लेकिन उन्हें अल्फाजों में बयां कैसे करें वो तो पता ही नहीं है। अंग्रेजी अगर आप देखें, माशाल्लाह से उसकी इतनी अच्छी होती है कि शेक्सपियर खुद रोने पर आ जाता है। अब देखो जी, हमारे पास हमारी बैच के अंदर हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं। ये देख रहे हैं, ये नोट्स में आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से एक एक सवाल को लिखने का जवाब सिखाया जाता है फ्रॉम बेसिक, जीरो से लेकर कि आप लिखें कैसे कि जो एग्जामिनर है आपके फुल बाय फुल मार्क्स दे आपके। ये जो सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी है, ये हमारे बैच वाले बच्चों के लिए है। सो देखिए, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारे बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं, और जिसके अंदर आप भी इसी तरीके की एग्जाम राइटिंग सीख सकते हैं। तो अभी आएँ और अभी एनरोल करें।